व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स ए लेयर अराउंड अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसेस मौजूद हैं, उनमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो कि बाकी गैसेस के मुकाबले में कम है। लेकिन जो ज़मीन का टेम्परेचर है, ये जो मेंटेन है टेम्परेचर जो है, ये इसी गैस की वजह से है। ये प्लस वाटर वेपर, एक कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जो वाटर के वेपर्स हैं, इन दो गैसेस की वजह से ज़मीन पर जो लाइफ है इसका वजूद भी इन दो गैसेस की वजह से। कैसे है? क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट काज करती हैं। होता क्या है कि ये वाली जो गैसेस हैं ये एक लेयर बनाती हैं जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस मिटेड बाय अर्थ उनको एब्जॉर्व करती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर है राइज़ कर जाता है। दस हीटिंग अप द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। इधर देख लें, यहाँ पे ये हमारी अर्थ है। यहाँ से सूरज से हमें यूवी रेज़ विजिबल लाइट्स आ रही हैं, ज़मीन की तरफ विजिबल लाइट्स आती हैं, जो कि ज़मीन उन विजिबल लाइट्स को कुछ को एज इट इज़ रिफ़्लेक्ट कर लेती है और कुछ को ऑब्ज़र्व कर लेती है। जो ऑब्ज़र्व होती हैं वो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, उनको किस में हीटिंग रेडिएशन में कन्वर्ट कर देती हैं, जिसमें हमारे पास एक इंफ्रारेड रेडिएशंस खारिज करती है ज़मीन हमारी। क्योंकि जब ये आती हैं तो इनकी वेवलेंथ कम होती है, लेकिन जब ज़मीन इनको वापस इमिट कर रही होती है तो वो इंफ्रारेड रेडिएशंस में इमिट करती है जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा है। यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद होती है? यहाँ पे हमारे पास एक लेयर मौजूद है जिसे हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। तो वो क्या करती हैं कि उन रेडिएशंस को कुछ को गुजरने देती हैं, लेकिन कुछ को दोबारा ही ज़मीन की तरफ भेज देती हैं। जब वो ज़मीन की तरफ वापस आती हैं तो ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो राइज़ कर जाता है। नेचर बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में एक नेचर ने बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। जैसे हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, और जब पौधे अपनी खुराक में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और बदले में हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो नेचर ने इन दो गैसों को क्या किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। लेकिन इस नेचर में जो बिगाड़ आ चुका है वो किस वजह से? हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं ज़मीन पर, उस वजह से इस बैलेंस में बिगाड़ जो आया है, इस बैलेंस को बरकरार अब नहीं रखा हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन है वो राइज़ कर गई है। जबकि हमारे पास जो पौधे हैं, दरख्त हैं, वो हम काट रहे हैं तो ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है। तो इस वजह से ये जो बैलेंस है बरकरार नहीं रह रहा, जिस वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ती जा रही है। जब ये बढ़ती जा रही है तो ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन ज़मीन से मिट हो रही हैं, उनको ये ज़्यादा अब्ज़ॉर्व करती है। ज़्यादा अब्ज़ॉर्व करती है तो मतलब ज़मीन का टेम्परेचर राइज़ करता जा रहा है। इसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। अगर व्हाट हैपन इफ़ देर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद ना होती तो क्या होना था? द अर्थ वुड हैव बीन अनइनहेबिटेबल। तो जो ज़मीन है वो रहने के काबिल ही ना होती। क्यों? क्योंकि ये जो गैसेस हैं हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट काज करती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, जो कि नॉर्मल जो टेम्परेचर एवरेज है 17 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर ये ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो ज़मीन का टेम्परेचर -20 सेंटीग्रेड होना था। मतलब हर चीज़ यहाँ पे फ्रीज़ कर जाती, इवन कि में जो लाइफ का वजूद ना होता।
लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जा रही है, ये अब हमारे पास नॉर्मल है, तो आप लेयर देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है वो कम है। लेकिन अगर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो जाएगी तो ये लेयर की मोटाई बढ़ रही है, जिस वजह से ज़्यादा रेडिएशन ज़मीन की तरफ वापस लौटेंगी और ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसका क्या नुकसान हो जाएगा। ये हमारे पास जो बर्फ़ानी रीच है, जो सिर्फ ग्लेशियर्स में पाए जाते हैं, तो अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जिस वजह से इनका जो मस्कन है, इनका जो कम्युनिटी है उसको ख़तरा है। इनके रहने के लिए वो ग्लेशियर्स ही मौजूद नहीं होंगे। अब यहाँ से ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो ज़मीन जो समुंदर में है पानी का लेवल इंक्रीज़ करता जाएगा। तो जो समुंदर में हमारे पास जज़ीरे हैं या वो वाले हमारे पास कंट्रीज़ या सिटीज़ जो बिल्कुल समुंदर के किनारे वाक़ हैं और सतह समुंदर से सिर्फ चंद फुट की बुलंदी पर हैं, तो वो क्या होंगे, पानी उनके अंदर चला जाएगा। तो जो वो वाला एरिया होगा, जज़ीरा होगा, वो रहने के काबिल नहीं होगा। तो ज़मीन जो है, रहने के काबिल जो ज़मीन है वो भी कम होती जा रही है। किस वजह से जी? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब हम इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देख लेते हैं। तो अकोमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग एटमॉस्फेयर टेम्परेचर अबाउट 0.05 सेंटीग्रेड एवरी ईयर। कहते हैं कि हर साल जो एवरेज टेम्परेचर हमारे पास है उसमें 0.05 सेंटीग्रेड का इजाफा हो रहा है। मतलब 2 साल बाद हमारे पास जो सॉरी 2 साल बाद हमारे पास जो 1 सेंटीग्रेड का इजाफा हो जाता है टेम्परेचर में। इट इज़ काजिंग मेजर चेंज इन वेदर पैटर्न्स। जो मौसमी तब्दीलियां हैं वो आती जा रही हैं। जो सर्दियां हैं उनका दौरानिया बढ़ रहा है, जो गर्मियां हैं उनका दौरानिया बढ़ रहा है। सर्दियां शदीद सर्द होती जा रही हैं और गर्मियां शदीद सर्द गर्म होती जा रही हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर अक्रिंग मोर कॉमनली एंड इंटेंसिवली दैन प्रीवियसली। तो जो इवेंट्स हैं मौसम में जो आ रहे हैं, वेदर इवेंट्स, जो बरसात हैं वो यूजुअली जितनी होती हैं उससे ज़्यादा हो रही हैं। तूफ़ान वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास ज़्यादा होती जा रही हैं। इट मेल्ट्स ग्लेशियर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं एंड स्नो कैप्स दैट आर इंक्रीजिंग फ्लड रिस्क एंड इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से जो हमारे पास फ्लड रिस्क है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। सी लेवल इज़ राइजिंग। जो सतह समुंदर का लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। ड्यू टू विच लो लेइंग एरियाज आर लाइएबल टू बी समर्ज। तो जो लो एरिया हैं, लो लाइंग एरिया हैं, जो सतह समुंदर से चंद फुट की बुलंदी पर हैं, तो वो क्या होंगे, वो डूबते जा रहे हैं। टर्निंग प्रीवियसली पॉपुलेटेड एरिया नो लॉन्गर हैबिटेबल। तो जो पिछले हमारे पास आबादी वाले इलाके हैं तो वो अब कम होते जा रहे हैं। दिस इज़ एंड फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।